हेलो एवरीवन। हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट सीरीज़ का ये 18वां नंबर वीडियो है और इसमें आज 151 से 60 तक 160 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 151 नंबर क्वेश्चन है। अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को कब रद्द किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ज़्यादा उसके बीच की जो थ्योरी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। अगर आप चाहें तो अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं कहीं पे, या फिर इनके जो फैक्ट हैं उनको याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो फैक्ट हैं बहुत अच्छी मात्रा में इसमें आ रहे हैं। और जो CSR का एग्ज़ाम चल भी रहा है तो इसमें जो मैंने सीरीज़ कराई है हिस्ट्री के, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकते हैं। जितना मैंने कराया है अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसकी मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है, चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुकी है। अगर आप चाहो तो एक साइड से उस प्लेलिस्ट को पूरी तरीके से देख सकते हो, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा हिस्ट्री में। और ऐसे क्वेश्चन अगर आप थ्योरी के बेस पे करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है और अच्छी तरह से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन, इसको बोलते हैं बंग भंग को कब रद्द किया गया। ठीक है, देखिए अगर बात करेंगे कि इसको बंगाल विभाजन किया कब था तो 1905 में। 1905 में इस समय गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड कर्जन जो था गवर्नर था यहाँ पे 1905 में। बंगाल विभाजन को इसने किया था। ठीक है, और इसकी फाइनल डेट जो थी 16 अक्टूबर थी, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब इसके बाद इसको रद्द कब किया गया तो इसके बाद एक आंदोलन चलाया गया। तो 7 अगस्त 1905 को ही बंगाल के टाउन हॉल में लोग इकट्ठा होते हैं और इसके बाद एक आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया और जो बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। तो इसके बाद इसको रद्द करने की प्रोसेस जो है, जब जॉर्ज पंचम और उनकी बीवी मैरी, ठीक है, इंडिया आती हैं, इनका नाम मैरी, इंडिया आती हैं, तो इनका एक सम्मेलन रखा जाता है। आप ध्यान रखेंगे 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को एक सम्मेलन होता है जिसे बोला गया था दिल्ली दरबार। क्या बोला गया? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में ही जॉर्ज पंचम ने घोषणा की कि 1911 जो 1905 में बंगाल विभाजन किया गया है उसको रद्द किया जाता है। तो 1911 डेट हो जाएगी कौन सी? 1911, इसको रद्द कर दिया गया। अब इम्पोर्टेंट यहाँ से क्या क्या हो जाएगा, देखिए इसके बाद 1911 में ही एक फैक्ट और होता है कि जो राजधानी थी हमारी कलकत्ता, उसको क्या कर दिया गया? शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली में। देखिए घोषणा की गई थी इसकी कि 1911 में, लेकिन राजधानी बनकर तैयार कब हुई थी या राजधानी बनी कब थी? तो राजधानी बनी कब थी? तो 1912 में। दोनों क्वेश्चन में ध्यान रखोगे डिफरेंस कि राजधानी की घोषणा की गई थी 1911 में, लेकिन राजधानी बनी कब? 1912 में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और इसी दिल्ली दरबार में ही कलकत्ता से, या फिर कह सकते हो बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, देखिए पहला फैक्ट मैंने बताया कि कर्जन ने 1905 में इसके विभाजन का ऐलान किया। 16 अक्टूबर को फाइनल डेट थी कि बंगाल को विभाजित कर दिया जाएगा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, जो बाद में चल के आगे पूर्वी पाकिस्तान बनता जाके। लेकिन इसके बाद 7 अगस्त को लोग टाउन हॉल में इकट्ठा होते हैं और यहीं पे स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं। इसके बाद जॉर्ज पंचम जब इंडिया में आते हैं तो इनकी बीवी के साथ आते हैं, जॉर्ज पंचम और मैरी के साथ में। तो यहीं बोला गया दिल्ली दरबार लगा। ये तीसरा दिल्ली दरबार था, 12 दिसंबर 1911 को लगता है। और यहीं पे जॉर्ज पंचम ऐलान करते हैं कि कलकत्ता को जो बंगाल का विभाजन है इसको रद्द किया जाता है और कलकत्ता की जो राजधानी है उसको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन राजधानी बन के तैयार हुई 1912 में और बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। ये सारे फैक्ट 1911 के तथ्य के थे जब जॉर्ज पंचम इंडिया में आते हैं। इसका पूरा एक टॉपिक है अपने आप में कहीं ना कहीं, इसलिए आप इतने में ही देख लीजिए इसको। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने समझा दिए हैं आपको। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम लोग। आगे चलिए 152 नंबर क्वेश्चन। 152 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को विश्लेषित करने के बाद अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत किसने की थी? अब इस क्वेश्चन को समझिए। 1857 में जो क्रांति हुई उसको कई लोगों ने संज्ञा दी कि
जो है आपसी मतभेद था, हिंदू मुस्लिम की म्यूटनी थी, या फिर बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से बगावत थी, सिपाहियों का विद्रोह था, सब कहा गया अलग अलग से। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बीच में षड्यंत्र भी चल रहे थे। तो जो आप देखिए आप बात को कि जो हिंदू मुसलमान नहीं, यहाँ पे क्या है, अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप। तो ऐसा ऐसा कौन कर सकता है जो कहीं ना कहीं अगेंस्ट था हिंदुत्व के या हिंदुओं के खिलाफ था? तो सर सैयद अहमद खान, ध्यान रखेंगे, सर सैयद अहमद खान। और दुर्भाग्य की बात है कि इन्होंने ही एंग्लो ओरिएंटल विश्वविद्यालय, जिसको आज अलीगढ़ विश्वविद्यालय का नाम जाना जाता है, 1875 में इसकी स्थापना की थी। हालांकि जितने भी इसके जो चाहे वो इसके प्राचार्य रहे हों, चाहे इसके कोई भी रहे हों, जैसे कह सकते हैं कि जो यहाँ पे उस समय प्राचार्य थे, उन्होंने भी इनका जमकर समर्थन किया था। ठीक है, नाम आता है उनका प्राचार्य का, डायोडोर बेकर नाम था उनका, डायोडोर बेकर। एक नवीन एग्जाम्पल देना चाहेंगे इस जगह पे। अभी अभी प्रेजेंट टाइम में कई नेताओं ने जो भाषण दिया था, किस चीज़ के लिए, कि रामचरितमानस में कुछ तथ्य हैं जिनको हटाया जाए। तो इसके बाद एक एक जी न्यूज़ पे एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें कई लोगों को बुलाया गया। तो एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से भी एक प्राचार्य को बुलाया गया। वहाँ पे 2 प्राचार्य वहाँ से आए थे हालांकि। तो दोनों प्राचार्यों ने रामचरितमानस में कई कमियां निकाली। लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, उन्होंने उनसे एक बात पूछी, क्या आपने कभी रामायण को पढ़ा है? तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि रामायण को मैंने पढ़ा कभी नहीं है। एक बात सोचिए कि जिस व्यक्ति ने रामायण को पढ़ा ही नहीं, जब उसको जाना ही नहीं, तो उसमें कुतर्क कैसे कर सकता है? तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ समझ सकते हो आप। 1857 के विद्रोह को विश्लेषित करने के बाद अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप को किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खान। अब आप इनसे उम्मीद करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आप अच्छे छात्र की उम्मीद करते हैं, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, और ये आप एक क्वेश्चन और ध्यान रख सकते हैं इसके लिए, कि सर सैयद अहमद खान जो थे, मुस्लिम के जो प्रथम समाज सुधारक भी कहे गए हैं, कि मुस्लिम के पहले समाज सुधारक भी यही थे। ठीक है, अब कैसे समाज सुधारक थे जो अंग्रेजों मुसलमानों के बीच के मेल मिलाप की वकालत करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 153 नंबर, बीतपाल, इन्हीं को विट्ठल पाल कहा गया है। क्या कहा गया? इन्हीं को विट्ठल पाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विट्ठल पाल। इसके अलावा इन्हीं को कहा गया है बीतपाल, इन्हीं को कहा गया विट्ठल पाल। विट्ठल पाल और धीमन नामक 2 महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? किस युग से? तो ये दोनों के दोनों कलाकार जो थे, ये पाल वंश में थे। कहाँ थे? पाल वंश में। अब पाल वंश की स्थापना होती है 750 ईस्वी में। ठीक है, ईस्वी में, और इसकी 750 ईस्वी में, और इसकी स्थापना करता कौन है? तो गोपाल जी। ठीक, कौन करता है? गोपाल। पूछता है पाल वंश संस्थापक कौन थे? तो गोपाल। गोपाल एक ऐसा शासक था जिसको जनता के द्वारा शासक बनाया गया था। ठीक है, जनता के द्वारा शासक बनाया गया था। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि ऐसा कौन सा शासक था जो जनता के द्वारा बैठाया गया था? तो वो गोपाल था, जिसने पाल वंश की स्थापना की थी, और 750 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, एडी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गोपाल था वो। ठीक है, इन्हीं के यहाँ 2 महानतम कलाकार थे, बीतपाल और धीमन। ध्यान रखेंगे, इन्हीं का नाम था विट्ठल। एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि जो पाल वंश था या फिर गोपाल जो था, ये बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानता था, इस चीज़ ध्यान रखेंगे। और राजधानी कभी कभी पूछ लेगा, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी थी मुंगेर। कहाँ थी? मुंगेर। राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। अब पाल वंश से सारी चीज़ें आपको पता हैं, और इसके एक महानतम शासक हुए हैं जिनका नाम था धर्मपाल। ठीक है, अब धर्मपाल के बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि पाल वंश की स्थापना होती है 750 एडी में, और इसके संस्थापक थे गोपाल, और जनता के द्वारा इनको बैठाया गया था। और पाल वंश की कैपिटल क्या थी? मुंगेर थी। और इन्हीं के यहाँ 2 कलाकार थे, बीतपाल और धीमन, जो महानतम कलाकार थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलिए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया भी है
कि इसकी स्थापना की थी थॉमस मुनरो या फिर टॉमस मुनरो, ठीक है। और टॉमस मुनरो और जो था कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो और प्लस रीड, इसने दोनों ने ही रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट की थी। कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था भी स्टार्ट की थी उन्होंने, ठीक है। और इसमें जो भू राजस्व था इसको लेने का प्रावधान था, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में, ठीक है। और जो अगर बात करेंगे किसकी, बेलेजली की बात करेंगे, अगर कॉर्नवालिस की बात करें तो कॉर्नवालिस को इसको नागरिक सेवा और जनक का नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जनक कहा गया है, ठीक है। नागरिक सेवा और पुलिस का जनक किसे कहा गया है? तो कॉर्नवालिस को कहा गया है, ठीक है। इसकी एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी कब्र कहाँ बनी हुई है, इसकी कब्र कह लो या फिर इसकी समाधि बोल लो, कहाँ बनी हुई है? तो बनी है कहाँ पे? जो गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में जो गाजीपुर जगह है वहाँ पे है। कहाँ पे? गाजीपुर में, ठीक है। पूछ लेता है कौन सा अंग्रेज जिसकी चिता यहाँ पे लगाई गई थी, तो कॉर्नवालिस था, ठीक है। और आपको इसके बारे में पता है बेलेजली को, ये सहायक संधि का पिता कहा जाता है, सहायक संधि का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने सहायक संधि को बहुत फॉलो किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सहायक संधि से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सहायक संधि के तहत कौन सा राज्य था जो सबसे पहले इसके अधीन आया था? तो हमेशा ध्यान रखना वो कौन सा था? हैदराबाद। कौन सा था? हैदराबाद। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। सहायक संधि का जनक कौन था? तो जनक कौन था? बेलेजली। और इसके सहायक संधि के तहत कौन सा राज्य था जो पहली बार इसके अंडर आया था? तो हैदराबाद। एक बात ध्यान रखना कि जो सहायक संधि है इसकी उत्पत्ति इसने नहीं की थी। उत्पत्ति किसने की थी? तो डुप्ले ने, ठीक है, डुप्ले ने। ये एक पुर्तगाली था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए कम से कम, ठीक है। अब आगे चलें, आगे चलते हैं। देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश कहाँ पर दिया? ये बात आपको पता है वैसे, सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में, ठीक है। अब देखिए, सारनाथ की जगह पूछ ले स्पष्ट रूप से तो कही गई है ऋषिपत्तनम। कहाँ कहा गया? ऋषिपत्तनम, ठीक है, ऋषिपत्तनम। या फिर इसी को कहा गया है मृगपट्टनम, ठीक है। ये है कहाँ स्थित? तो यूपी में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज। कहाँ पे? यूपी में, ठीक है। यहाँ पे जो इनके साथ जो ब्राह्मण थे, 5 भिक्षु ब्राह्मण थे इनको बोला गया, ठीक है। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने सबसे पहली बार 5 लोगों को इन्होंने उपदेश दिया था, जो इनके साथ ही पहले तपस्या कर रहे थे, ठीक है। अब इनकी कहानी बहुत लंबी है, फिर कभी सुनाएंगे। तो इसके बाद एक ध्यान रखेंगे कि जो इन्होंने गृह त्याग किया था, इस घटना को क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। और जो बौद्ध धर्म में इन्होंने पहला ज्ञान जो भाषण दिया था, ये जहाँ प्रथम संदेश दिया था, इसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। और जो इन्होंने गृह त्याग किया था उसे कहा गया, गृह त्याग किया था उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इनके बचपन का नाम पूछ लेते हैं कभी कभी। इनके बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और इनके पुत्र का नाम पूछ लेते हैं कभी कभी, तो इनके पुत्र का नाम था राहुल, जिसको इन्होंने बाद में बताया क्या कहा था? बाधा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राहुल का मतलब इन्होंने बाधा निकाला था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया, जिनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में कौन माता बनती हैं? प्रजापति गौतमी। क्या बनती है? प्रजापति गौतमी, ठीक है। और इनके सारथी का नाम पूछ लेगा तो चन्ना, सारथी का नाम क्या था? चन्ना। और घोड़े का नाम पूछ लिया तो कंथक। ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अब कंथक की एक विशेषता है, कंथक कहाँ पाया जाता है? विशेष रूप से मंगोलिया में। कहाँ पाया जाता है? मंगोलिया में, ठीक है, ध्यान रखोगे। और अभी कंथक एक मंगोलिया ने भेंट भी किया है किसको? मोतीजी को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कंथक जो घोड़े होते हैं, ये कंथक घोड़े बहुत विशेष प्रकार के होते हैं। ये आग और पानी से डरते नहीं हैं। जिस तरीके से अपने यहाँ शादियों में जो घोड़े आते हैं ये बिजुक जाते हैं कभी कभी, तो ये जो घोड़े होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं और इनकी हाइट भी बहुत ऊंची होती है अपने यहाँ के घोड़ों की अपेक्षा, ठीक है। विशेष प्रकार घोड़ा होता है ये आग और पानी से डरते नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अपने यहाँ एक चेतक के जो घराना भी है उनका, चेतक जो पाया जाता है अपने महाराणा प्रताप के यहाँ। महाराणा प्रताप को जो घोड़ा था चेतक, उसके वंश के घोड़े और भी हैं, तो वो घोड़े भी कुछ विशेष प्रकार के हैं इसी टाइप के, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आर्थिक अपचय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? देखिए, आर्थिक अपचय से आपको पता है इस चीज़ के लिए कि इसके प्रतिपादक थे
दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। इन्हें कहा गया है द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा गया? द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्हीं को हिंदी में कहा गया वयोवृद्ध नेता। क्या कहा गया? वयोवृद्ध नेता, वयोवृद्ध नेता। अब देखिए, समझिए, इन्होंने एक बुक लिखी थी द ड्रेन बेल थ्योरी, ठीक है। तो उसमें इन्होंने बताया था कि इंडिया की किस तरीके से अंग्रेज लूट रहे हैं और किस तरीके से इंडिया गरीब होता चला जा रहा है, ठीक है। तो जिस तरीके से इंडिया से धन लिया जा रहा है, इन्होंने पूरा विश्लेषण किया था अपनी बुक में। 2-3 क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखेंगे। ये पहली बात तो कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दूसरे अधिवेशन में, यानी कि 86 वाले अधिवेशन में, ठीक है, जो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। एक क्वेश्चन के बारे में और ध्यान रखेंगे, ये ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन थे? प्रथम भारतीय थे। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। हालांकि अगर आरसी दत्त की बात करेंगे, आरसी दत्त की विशेषता थी, उन्होंने बुक लिखी थी भारत का आर्थिक इतिहास। बुक लिखी थी उन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास, ठीक है। सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? आर्थिक अपचयक सिद्धांत किसने दिया? तो नौरोजी ने। और 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनते हैं। द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने कहा जाता है, हिंदी में वयोवृद्ध नेता कहा जाता है। आरसी दत्त ने बुक लिखी है भारत का आर्थिक इतिहास, इन्होंने लिखी है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले आपको पता है महात्मा गांधी जी के गुरुजी थे, और 1905 में बनारस अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इसके अलावा तिलक जी के बारे में आप लोग जानते हैं, तिलक जी के बारे में आप लोग जानते हैं, इनकी मृत्यु 1920 में होती है। इन्होंने बुक लिखी थी गीता रहस्य, मांडले जेल म्यांमार में रहे थे, और होम रूल लीग 1916 में उन्होंने चलाई थी। कांग्रेस के एकमात्र बड़े नेता थे जो कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। इनके बारे में इतना सब कुछ ध्यान रखेंगे। 1918 में नॉमिनेट इनको किया गया था। वैलेंटाइन्स रोल ने इनको कहा था भारतीय अशांति का जनक, इसीलिए बने नहीं थे कभी भी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय, एक मिनट, हाँ देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था और कितने मेंबर इसमें आमंत्रित थे? देखिए, बोला नहीं गया कि कितने लोग आए थे, कितने लोग आमंत्रित थे। सबसे पहले तो आप जानिए कि कलकत्ता का अधिवेशन पहले बम्बई का, फिर कलकत्ता का, फिर मद्रास का, फिर इलाहाबाद का, ठीक है। देखिए, बक मई, ट्रिक याद कर लीजिए, बक मई 1885, 1886, 1887, 1888। देखिए, पहला हुआ था मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में। बा से बम्बई, का से कलकत्ता, मा से मद्रास, ई से इलाहाबाद। अब देखिए, जो पहला अधिवेशन था इसमें थे इंडिया के सबसे ज़्यादा एज्ड पर्सन थे उस समय के, WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। दूसरे में कौन बने हैं? दादा भाई नौरोजी। तीसरे में कौन बने हैं? बदरुद्दीन तैयब। कौन बने? बदरुद्दीन तैयब। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे, ठीक है। 1882 में कौन बना है? तो जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम अंग्रेज कह सकते हो या प्रथम यूरोपीय बनने वाला प्रथम कांग्रेस का अध्यक्ष था ये, ठीक है। तो चारों उम्मीद करते चारों याद कर लेना। और पहले वाले में जो सम्मेलन में बुलाए गए लोग थे वो 73 लोग बुलाए गए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिवेशन में नहीं पहुंच पाते हैं, बिकॉज ऑफ ये अपनी एक संस्था थी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इस वजह से ये कलकत्ता में रुक गए और ये बम्बई नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है। तो 73 लोग आमंत्रित थे, लेकिन पहुंचे कितने लोग थे? 72 लोग पहुंचे थे। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। आगे चलेंगे 158 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मैंने बताया अभी 1887 में कौन बना था? बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए, बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर पूछ ले कि पहले हिंदू कौन थे, तो WC बनर्जी थे पहले अधिवेशन में। पहले पारसी कौन थे? तो 1886 वाले में, जो कि 1886 में बनते हैं। कौन बनते हैं? दादा भाई नौरोजी, प्रथम पारसी थे ये। 1887 में पहले मुस्लिम बनते हैं, जो कि बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1888 में पहले अंग्रेज थे, पहले यूरोपियन थे, जो कि अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। अब आगे चलते हैं 158 नंबर क्वेश्चन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, सॉरी ये तो क्वेश्चन करा ही दिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को।
आगे चलते हैं। 159 नंबर क्वेश्चन। 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर सशस्त्र आक्रमण के नेता कौन थे? ठीक है, जो 1930 में चटगांव में, पहली बात तो डेट याद कर लीजिए, 1930 में हुआ था ये। 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार में, ठीक है, चटगांव के सरकारी शस्त्रागार में जो आक्रमण हुआ था उसके नेता कौन थे? उसके नेता थे हमारे सूर्य सेन। ठीक है, इनको दादाजी के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, दादा सूर्य सेन इनको कहा गया है। क्या कहा गया है? दादा सूर्य सेन, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और चंद्रशेखर आज़ाद जी की 1931 में ही कलकत्ता इलाहाबाद के जो पार्क है, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद का है, इसमें इनको अंग्रेजों ने घेर लिया था। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने खुद को गोली मार के अपने आप को मतलब एक तरीके से शहीद कर लिया था। ठीक है, तो इनके ध्यान रखेंगे। मास्टर दा इनको कहा गया था, दादा सूरसेन या फिर मास्टर दा सूरसेन इनको कहा गया था। ठीक है, मास्टर दा सूरसेन। इन्होंने जो 1930 में चटगांव सरकारी शस्त्रागार होता इसमें आक्रमण किया था, और 1934 में इन्हें फांसी हो गई थी। 1934 में इन्हें फांसी हो गई थी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ध्यान रखोगे। ठीक है, और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अंग्रेजों से घिरे होने की वजह से इन्होंने जो है मतलब कि एक गोली इनके पास जब बची रह जाती है तो खुद को गोली मार लेते हैं। ठीक है, अंग्रेजों की गोली से मरना भी स्वीकार नहीं किया, ऐसे क्रांतिकारी भी हमारे यहाँ हुए हैं। ठीक है, खुद की गोली से मरना पसंद किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आपको पता है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तीनों फांसी हुई थी। 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को, इसलिए 23 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीन लोगों को। ठीक है, और इनके साथ और थे जिनका नाम था बटुकेश्वर दत्त, जिनको आजीवन कारावास हुआ था। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त, जिनको आजीवन कारावास हुआ था। बाद में ये जब आ भी जाते हैं बाहर, जब ये जेल से बाहर आ भी जाते हैं, पहली बात तो इनको बहुत समय के बाद इनको रिलीज़ किया जाता है। आज़ादी के बाद भी बहुत समय तक ये जेल में रहे हैं, इसका रिलीज़ किया जाता है। जब ये रिलीज़ हो जाते हैं तो ये बिहार में रहते हैं। बिहार में इनको मतलब कि मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। इसके बाद ये इनको एक बीमारी हो जाती है, जिसके बाद भारत सरकार ने कुछ ज़्यादा खास मदद भी नहीं की, और ये कई जगह भटके। और उसके बाद आखिरी में बताते हैं ऐसा कि जब जिस समय ये भर्ती थे, सरकार ने जब इनकी सुध ली तो इन्हें जब भर्ती कराया गया तो इनको कोई बीमारी पाई गई, जिसके बाद सरकार के पास पैसा, फंडिंग की बहुत उस समय जो भी रहा हो, कैसी क्या कंडीशन थी, तो फंडिंग उतनी उपलब्ध नहीं करा पाई जिससे उनका इलाज हो सके। तब भगत सिंह की माँ ने इनके अपने कंगन को देकर इनका जो है इलाज कराने की बात कही थी। अब जो भी कैसी क्या कहानियाँ हैं इसमें तो पूरे स्पष्टीकरण तो नहीं है, लेकिन बात बताते हैं। बटुकेश्वर दत्त ने अपनी पूरी जीवन लगा दिया जिस देश के लिए, उस देश के राजनेताओं ने बटुकेश्वर दत्त को ऐसे छोड़ दिया था। सोचने वाली बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे 160 नंबर। देखिए, भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजारोहण किया था। ठीक है, अब देखिए, लाल किला तो कर नहीं सकते थे क्योंकि लाल किला मैंडेट में था नहीं 1919 में, तो और गणतंत्र हम बहुत बाद में हुए, इसके पहले झंडा फहर चुका था। 1935 अधिवेशन से कोई मतलब है हमारा है नहीं। ठीक है, तो 1929 रावी नदी तट पे अगर लाहौर मिल जाए तो भी सही मानोगे। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज़ को। अब देखिए, 1929 में एक अधिवेशन होता है जिसे बोलते हैं लाहौर अधिवेशन। क्या बोलते हैं? लाहौर अधिवेशन। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और यहीं पे पहली बार पूर्ण, क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण स्वराज, क्या बोलते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया इन्होंने, यहीं पे मांग की थी। ठीक है, और यहीं पे कहा था कि 26 जनवरी, प्रत्येक 26 जनवरी को 1930 से स्टार्टिंग की थी, प्रत्येक 26 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष झंडा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इन्होंने कहा था ऐसा। हालांकि इसके बाद संविधान जो है बन के तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन इसी डेट को भूल ना जाएं लोग, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को देश में लागू किया गया था।
उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में बात आई होगी। ठीक है, ये बात समझनी पड़ेगी आपको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1929 में रावी नदी के तट पे झंडा इसीलिए फहराया था, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और डेट थी 31 दिसंबर, लास्ट दिन था जब झंडा फहराया था, लेकिन इसके बावजूद भी 26 जनवरी को झंडा दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति दी गई थी। लेकिन बाद में 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया जाता है। ये सारी डेटें याद रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, कि माउंट बेटन योजना कब आई थी? माउंट बेटन योजना कब आई थी? और जो इंडिया का स्वतंत्रता अधिनियम था वो कब आया था? अधिनियम कब पास हुआ था? स्वतंत्रता अधिनियम कब पास हुआ था? दोनों क्वेश्चन के आंसर अगर आप लोग की इच्छा हो तो आप लोग बता सकते हो। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आप जरूर बताओ, क्योंकि आपको मैं ये कई बार बता चुका हूँ। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आएगा आपको। अगर पसंद आए तो सिर्फ एक ही काम करना, जो प्लेलिस्ट है पूरी ये किसी को शेयर कर देना, जिससे उसका बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के हिसाब से। थैंक यू दोस्तों।